हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं शिवम चतुर्वेदी अपने कोचिंग करियर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो हमारी क्लास 6 की 2 वीडियोस कंप्लीट हो गई, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम क्लास 6 के तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और क्लास 6 का तीसरा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ ऑफ रोटेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसे कवर करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपका जब आप आगे पढ़ेंगे, जब इंटरमीडिएट 9, 10 का पढ़ेंगे तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है। तो चलिए बिना टाइम को गंवाए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक्स हमने लिखा है। आज हमें बस इतना ही कवर करना है, इतना ही हमें क्या करना है, कवर करना है। तो चलिए 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहला हमारा घूर्णन गति, फिर परिक्रमण गति पढ़ेंगे, फिर कक्षीय समतल पढ़ेंगे, फिर प्रदीप्त वृत्त पढ़ेंगे। तो घूर्णन गति और परिक्रमण गति को तो हमने पिछले क्लास में भी देखा था, लेकिन फिर से हम रिवीजन के तौर पे फटाफट देख लेते हैं कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। तो चलिए देखते हैं। पहला हम देखेंगे घूर्णन गति कि घूर्णन गति क्या होती है। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है। हम जानते हैं हमारा पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है, 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुए है। जब ये पृथ्वी अपने काल्पनिक रेखा पर या काल्पनिक केंद्र पर, ये इसका काल्पनिक रेखा होता है जो कि 23.5 डिग्री झुके होने का संकेत देता है। इस पे पृथ्वी अपने ही कक्षा में रोटेट करती है, पृथ्वी अपने ही कक्षा में रोटेट करती है, तो उसे हम बोलेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति हम जानते हैं हमारी पृथ्वी 24 आवर में एक घूर्णन कंप्लीट करता है, एक बार खुद का एक चक्कर लगाता है। इसीलिए हमारे पृथ्वी पे एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। क्लियर। अब देखते हैं घूर्णन गति को हम बोलते हैं दैनिक गति। दैनिक गति, दैनिक गति इसलिए बोलते हैं क्योंकि पृथ्वी जितने समय में एक चक्कर लगाती है उतने में ही हमारे पृथ्वी पे एक दिन होता है, वही समय एक दिन के बराबर होता है। इसीलिए घूर्णन गति को हम बोलेंगे दैनिक गति। क्लियर। अब बात करेंगे परिक्रमण गति का कि परिक्रमण गति क्या होता है। जब कोई पिंड, सपोज करो ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, सूर्य है, सूर्य है। तो जब कोई पिंड, जैसे कि हमारा अर्थ, जब कोई दूसरे पिंड जैसे कि हमारा सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, वृत्ताकार मार्ग में गति करता है, तो उसे हम बोलेंगे घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी पिंड के, चलिए ग्लोब पे समझ लेते हैं दैनिक गति और परिक्रमण गति को। देखिए दैनिक गति, अर्थ जब अपने ही अक्ष पे घूमती है, अपने ही अक्ष पे घूर्णन करती है, तो उसे दैनिक गति बोलते हैं। देखिए ये जो है, ये जो इसमें पोल है, यही हमारा जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल को शो करता है। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पे हमारा साउथ पोल हो गया। अब देखिए इसके बीच से जो रॉड गया है वही काल्पनिक रेखा होता है जो कि पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुके होने का संकेत देता है। देखिए आप, ये हमारा पृथ्वी, ये इसमें ये झुकाव लिए हुए है, इसका झुकाव 23.5 डिग्री है। जब ये अपने ही अक्ष पे, अपने काल्पनिक रेखा पे घूम रही है तो इसे बोलेंगे घूर्णन गति। आप सपोज करो ये हमारा सूर्य है, जब यही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सूर्य के चारों तरफ राउंड लेती है, तो ऐसे गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। अगर हम चाहें तो इसे बोल सकते हैं सालाना गति बोल सकते हैं, यानी वार्षिक गति बोल सकते हैं कि वह गति जो वर्ष भर में कंप्लीट होता है, वह गति जो एक साल में कंप्लीट होता है, या फिर वह गति जिसके पूरे होने के समय को एक साल हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति।
तो हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ 365 दिन और 6 घंटे यानी 6 आवर, ठीक इतना समय लेता है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में 365 दिन 6 घंटे लेता। अब यहीं पर देखिए कॉन्सेप्ट, हमने लीप ईयर के बारे में सुना है, लीप वर्ष के बारे में सुना है। लीप वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिस वर्ष में हमारा जो फरवरी है वो महीना 28 की बजाय 29 का हो जाता है। अब फरवरी जो है वो 28 की जगह पे 29 का हो जाता है, तो वह वर्ष हमारा लीप वर्ष कहलाता है। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, यानी एक दिन हमें ज़्यादा मिलता है, एक दिन हमें ज़्यादा मिलता है। अब देखिए उसका कॉन्सेप्ट यहाँ से पकड़िए आप। हम जानते हैं हमारा पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है। एक साल की बात हो रही है, एक साल में इतने समय में एक साल होता है, तो 6 घंटे को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 घंटे बन जाएगा, यानी कि 4 साल में 24 घंटे हमारा हो जाएगा। 4 साल में 24 घंटे हो जाए, क्योंकि एक साल में हमें 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो 4 साल में 24 घंटे एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी एक दिन अतिरिक्त मिलेगा। और वही एक दिन अतिरिक्त जो है वो फरवरी के 28 तारीख के बजाय 29 तारीख शो करता है, वही फरवरी को 29 तारीख तक का बना देता है, जिसे हम लीप ईयर बोलते हैं। तो आई थिंक लीप ईयर आपको बेटर समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। आपको समझ में आ गया घूर्णन गति क्या होती है, परिक्रमण गति क्या होती है। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी बोल सकते हैं, वार्षिक गति भी बोल सकते हैं, वार्षिक गति बोल सकते हैं। अब जो ये क्लास 6 का जो एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर है, उसने कक्षीय समतल को समझाने की कोशिश किया है कि कक्षीय समतल क्या होता है। इसे हम एक फिगर से समझेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक फिगर बना रखा हूँ, थोड़ा फिगर तो गंदा बन जाता है लेकिन आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए कक्षीय समतल को समझते हैं। इसका डिफिनेशन नॉर्मल सा होता है कि कक्षा के द्वारा बनाया गया जो समतल होता है वो कक्षीय समतल कहलाता है। देखिए नाम से ही क्लियर, कक्षीय समतल, कक्षा के द्वारा बनाया गया समतल, कक्षा के द्वारा बनाया गया समतल कक्षीय समतल कहलाता है। एकदम इजी सा डिफिनेशन है। बट अगर हम एक कॉन्सेप्ट की तरह इसे समझें, एक कॉन्सेप्ट की तरह अगर हम इसको समझें, तो देखिए यहाँ पे मैंने रेड कलर से दिखाया है कक्षीय समतल। ये जो रेड कलर का ये जो लाइन गया है ये कक्षीय समतल को शो करता है, पृथ्वी का कक्षीय समतल। इसके बाद ये जो लाइन गया है ये है काल्पनिक रेखा, ये लाइन जो है ये काल्पनिक रेखा को शो कर रहा है। अब इससे एक ही डिफिनेशन से हम काल्पनिक रेखा को समझ जाएंगे और कक्षीय समतल को समझ जाएंगे। देखिए कैसे, अगर हम कक्षीय समतल के डिफिनेशन ले एक कॉन्सेप्ट की तरह, तो हम कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखा से, जो हमारी ये काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा से 66.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा से 66.5 डिग्री पर जो रेखा गुजरती है उसे हम पृथ्वी का कक्षीय समतल कह सकते हैं। फिर से एक बात देखिए, जो हमारे ये काल्पनिक रेखा है, जो हमारा काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक रेखा से 66.5 डिग्री पर जो हमारा रेखा गुजरता है उसे हम कहते हैं पृथ्वी का कक्षीय समतल। अब फिर बात करें हम काल्पनिक रेखा क्या होती है। काल्पनिक रेखा तो कक्षीय समतल से
66.5 डिग्री पे बनाया गया रेखा काल्पनिक रेखा होती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम डिफिनेशन, बस मैंने क्या किया, डिफिनेशन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। पहले मैं बोला कि काल्पनिक रेखा से 66.5 डिग्री पे बनाया गया जो रेखा होता है वो कक्षीय समतल होता है। फिर बोला कि कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री पे गुजरने वाली रेखा को काल्पनिक रेखा बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे एक लाइन आपको और दिख रही होगी रेड कलर से, ये जो है ये क्या है समझते हैं। ये मैंने जो हमारा कक्षीय समतल था उस पे एक लंब खींचा है, उस पे एक लंब खींचा है। क्यों वो समझते हैं। उस पे मैंने एक लंब खींचा है, वो क्यों वो समझ लेते हैं। देखिए ये लंब ये शो करेगा कि जो हमारा काल्पनिक रेखा है, ये जो काल्पनिक रेखा है ये इससे 23.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी ये लंब पृथ्वी के झुकाव को बताएगा कि हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। वो कौन सा रेखा बता रहा है, वो बता रहा है कि जो पृथ्वी के कक्षीय समतल से हमने लंब खींचा है वो वाली रेखा बता रहा है। क्लियर? अब एक चीज और समझो, कक्षीय समतल के बारे में बहुत ही अच्छा फैक्ट है। ये कक्षीय समतल क्यों मैंने यहाँ से खींचा है, क्यों मैं यहाँ से नहीं ले सकता या यहाँ से नहीं ले सकता। समझो, सपोज करो ये हमारा पृथ्वी है, अभी हमें इसके झुकाव के बारे में नहीं पता है, अभी हमें इसके झुकाव के बारे में नहीं पता है, अभी हमें इसके झुकाव के बारे में नहीं पता है। तो पृथ्वी को हम क्या करेंगे, इसके समतल से बीचों बीच से क्या करेंगे, एक लाइन निकालेंगे, बीचों बीच से एक लाइन निकालेंगे। अभी हमारा पृथ्वी झुका हुआ नहीं है, हम ऐसा सपोज करते हैं, ऐसा सपोज करते हैं। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री और यही लाइन हो जाएगा हमारा, यही लाइन हो जाएगा, यही हमने लंब खींच दिया कहाँ से, कक्षीय समतल से लंब। ये जो लंब है वो यही लाइन है। ठीक, इसके बाद अब यहाँ से अब समझ लो हमारा पृथ्वी 23.5 डिग्री झुक गया। तो झुकने के बाद पृथ्वी पे से कुछ काल्पनिक रेखा ऐसे जाएगी, कुछ काल्पनिक रेखा ऐसे जाएगी। ठीक, तो कक्षीय समतल उस स्थिति में खींचा गया था, कक्षीय समतल उस स्थिति में खींचा गया जिस समय हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं थी। हम ये मान लेते हैं कि अभी हमारी पृथ्वी झुकी हुई नहीं है और पृथ्वी के बीच से हम एक लाइन गुजारते हैं, जो कि कक्षीय समतल को शो करता है। और जो कक्षीय समतल से जो लंब होता है वो बताता है कि पृथ्वी कितनी झुकी। फिर पृथ्वी झुकी तो कितनी, 23.5 डिग्री। पृथ्वी के झुकाव को बताता है हमारा कक्षीय समतल से गुजरने वाला जो लंब है वो। तो क्लियर हो गया कक्षीय समतल। अब चलिए आगे समझते हैं। अब आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे, हमारा कक्षीय समतल कंप्लीट हो गया, घूर्णन गति कंप्लीट हो गया, परिक्रमण गति कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा प्रदीप्त वृत्त के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम चलेंगे उस डायग्राम की तरफ और समझेंगे पृथ्वी के रोटेशन के बारे में, जो इस चैप्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए थोड़ा प्रदीप्त वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा अर्थ है और ये सूर्य है। हमने पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ये हमारा समझ लीजिए विषुवत रेखा है। अब वह भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, वो वाला भाग जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, सपोज करिए ये सूर्य का लाइट है, ये पहुँच रहा है, उस वाले भाग को बोलेंगे प्रदीप्त क्षेत्र। प्रदीप्त क्षेत्र, प्रदीप्त क्षेत्र। इस वाले भाग में जो है, इस वाले भाग में हमारा क्या होगा, आप प्रदीप्त होगा, मतलब ये वाले भाग में प्रकाश हमें मिलेगा। ये वाले भाग में क्या होगा, ये वाले भाग में अंधकार होगा। एक टाइम पे पृथ्वी के एक वाले भाग में प्रकाश होगा
दूसरे वाले भाग में अंधकार होगा, और इन दोनों के बीच से जो इन दोनों को डिवाइड करेगा लाइन, उसे हम बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त। प्रदीप्त वृत्त उसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वृत्त। ठीक, कंप्लीट हो गया। अब आइए अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं और समझते हैं बाय कॉन्सेप्ट से कि ये हो क्या रहा है, पृथ्वी हमारा कैसे रोटेट होता है, कैसे ठंडी गर्मी पड़ती है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने, ये हमारा अर्थ का डायग्राम है, ये चारों हमने अर्थ के डायग्राम को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश किया है, और बीच में सूर्य आपको दिख रहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले डायग्राम की तरफ। पहला डायग्राम हम लेते हैं इसको और समझते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक, अब देखिए, समझिए ध्यान से। ये हमारा सूर्य है, इस डायग्राम के लिए समझिएगा। अब सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा हमारा चल के, इधर से क्या होगा, सूर्य का प्रकाश आएगा इस साइड से। तो ये पृथ्वी हमारा, हमने इसको 23.5 डिग्री झुका हुआ दिखाया है सब में। ये देखिए, ये पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ये देखिए 23.5 डिग्री झुका हुआ हमने सब में शो किया है। एक ही दिशा में पृथ्वी झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री। ठीक ना। अब देखिए, ये सूर्य है, यहाँ से हमारा प्रकाश क्या हो रहा है, यहाँ से हमारा प्रकाश आ रहा है पृथ्वी की तरफ। अब ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, इस साइड ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, हमने यहाँ से दिखा रखा। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी गोलार्ध है। ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ध्यान समझिएगा। अब हमारा, हम देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और दक्षिणी ध्रुव उसके अपोजिट है। ठीक, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका, दक्षिणी ध्रुव उसके अपोजिट है। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ रहा है, बराबर क्या हो रहा है, पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में। तो उस कंडीशन में जो उत्तरी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव, वहाँ पे 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो होती है वो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होता है। क्लियर। अब देखिए, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस पे क्या होगा, सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये क्या है, ये हमारा विषुवत रेखा है। तो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश मैक्सिमम पड़ेगा, उस समय यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्या होगा, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। क्या होगा यहाँ इस कंडीशन में, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। तो ये हमने समझा। एक बार थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसीलिए उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा। और देखिए, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश देखो कंटिन्यू मिल रहा है। कर्क रेखा जो है वहाँ पे सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू मिलेगा। जो मकर रेखा है वहाँ पे बहुत सीमित मात्रा में मिलेगा, या नगण्य के बराबर बहुत सीमित मात्रा में मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जब कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश ज़्यादा मिले और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ हो, उस कंडीशन में उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा। ठीक, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। बड़ा दिन होगा और छोटी रात होगी। ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन हमारा होता है 21 जून को। ये कंडीशन कब होता है, ये कंडीशन हमारा होता है 21 जून को। ठीक, क्लियर है। अब देखिए
सेम कंडीशन वहाँ पे आते हैं, उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ क्या है, झुका हुआ है। वो क्या है, सूर्य की तरफ झुका हुआ है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण दक्षिणी ध्रुव पे क्या होगा, दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने का दिन होगा, 6 महीने का दिन होगा, और उत्तरी ध्रुव पे 6 महीने का रात होगा। अब यहाँ पे मकर रेखा क्या होगा, मकर रेखा पे सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश कंटिन्यू मिल रहा है, इसीलिए जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे बड़ा दिन और छोटी रात होगी, उसके कारण दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो बड़ा दिन और छोटी रात होगी। ये कंडीशन हमारा 22 दिसंबर को आता है। तो फिर से एक बार देखो, जब कर्क रेखा पे ज़्यादा प्रकाश मिलेगा तो उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात होगी। जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे ज़्यादा मिले तो उस समय वहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन और छोटी रात होगी। इस कंडीशन को हम बोलेंगे उत्तरी आयनांत। जब उत्तरी ध्रुव पे मतलब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन छोटी रात होगी, यानी सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पे ज़्यादा मिलेगा, उस कंडीशन को उत्तरी आयनांत। और जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पे ज़्यादा मिले यानी दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादा मिले तो उसे बोलेंगे दक्षिणी आयनांत। तो उत्तरी आयनांत और दक्षिणी आयनांत समझ में आया। अब चलते हैं और देखते हैं विषुव वाला कंडीशन क्या है, विषुव की कंडीशन क्या होती है। देखिए और नीचे से शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ पे इसे विषुव क्यों कहा जाता है, विषुव क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में सूर्य का प्रकाश जो है वो विषुवत रेखा पर सीधा मिलता है। देखिए ये हमारा जो है विषुवत रेखा है। अब इस कंडीशन में सूर्य का प्रकाश जो है वो विषुवत रेखा पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट मिलेगा। सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पे डायरेक्ट मिलेगा, इसीलिए विषुव की कंडीशन कहलाती है। इसमें क्या होगा, इस वाले कंडीशन में तो विषुव की कंडीशन से पहले एक और फैक्ट है उसको समझ लेते हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस का पर्व है वो गर्मियों में मनाया जाता है, यानी ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व। अब आते हैं विषुव की कंडीशन, देखते हैं 2 मिनट में। देखिए विषुव पे सूर्य का प्रकाश जो है वो विषुवत रेखा पर सीधा पड़ता है, इसीलिए इसे विषुव कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में जब सूर्य का प्रकाश विषुव पे डायरेक्ट पड़े तो उस कंडीशन में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, दिन रात दोनों क्या होगा, बराबर होता है। दिन और रात जो होता है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। ये कंडीशन आता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। ये कंडीशन आता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। अब इसमें समझ लेते हैं कि शरद ऋतु किस में होगा और बसंत ऋतु कहाँ होगा। तो देखिए अब अगर सूर्य का प्रकाश हमारा जो है, सूर्य का प्रकाश वो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलेगा, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा मिलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो हमारा बसंत ऋतु होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वो हमारा शरद ऋतु होगा। और इसका सेम अपोजिट ऊपर होगा कि यहाँ पे जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश क्या हो रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश जो है ज़्यादा मिल रहा है। और उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो बसंत ऋतु होगा। तो इस तरीके से ये टोटली चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे
इसके क्वेश्चन और आंसर के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।